हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 6 जो है हमारी पोइट्री। ये किस सब्जेक्ट से है मैं ये पहले आपको बता देती हूँ। ये बीए 6 सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर पेपर फर्स्ट जो है जिसका टाइटल है इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश, उसकी यूनिट 6 चल रही है हमारी पोइट्री। और ये जो चैप्टर है रिमेंबर पोयम है जो हमारी वो एलाइज वॉकर के द्वारा लिखी गई है और ये इस यूनिट का थर्ड चैप्टर है। ठीक है, बाकी दो चैप्टर भी मैंने करवा दिए हैं, प्लेलिस्ट बना दी है, एमसीक्यू की अलग और समरी वाली अलग। ठीक है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम रिमेंबर जो हमारी पोयम है एलाइज वॉकर के द्वारा लिखी गई उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने पोइट ऑथर के बारे में समझाया है, पोयम को लाइन बाय लाइन समझाया है, समरी समझाई है पोयम की, और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं ठीक है वो भी समझाए हैं, तो एक ही वीडियो में ये तीनों चीज़ें करवाई हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले जाकर वो वीडियो देख लें, जो पोयम है हमारी उसको लाइन बाय लाइन समझ लें, वरना अगर आपने पोयम नहीं समझी होगी तो ये क्वेश्चन जो अब हम करेंगे ठीक है वो आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। इसलिए प्लीज़ पहले जाकर ये वाली वीडियो देख लें, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। ठीक है, चाहे डबल स्पीड करके देख लें पर देख ज़रूर लें। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज एलाइज वॉकर बॉर्न। जो पोइटेस हैं इस पोयम की, रिमेंबर पोयम की, एलाइज वॉकर उनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो ये मैंने कल आपको अच्छे से बताया है, जिसे याद है वो प्लीज़ कमेंट्स में बता दे कि कब हुआ था। ठीक है, ऑप्शन है इसमें 1944, बी 1945, सी 1946, डी 1947। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा ए 1944। अब मैं आपको ट्रिक बता दी हूँ, सिर्फ ये ट्रिक है। ठीक है, इसको सीरियसली मत लेना। 1944 को याद करने का तरीका, जस्ट इमेजिन, मतलब बस अपने दिमाग में ये बनाओ कि हम वॉक कर रहे हैं। ठीक है, और हमने सोचा है कि हम 44 कदम चलेंगे। कितने कदम चलेंगे? 44। या फिर हम ये बोल के चल रहे हैं 4 4 44 4 4 44। ये सिर्फ एक ट्रिक है। ठीक है, तो इस टाइप से हम ट्रिक लेकर याद कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं हम? वॉक कर रहे हैं और बोल रहे हैं 4 4 44 4 4 44। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था? 1944 में। आंसर ए। ठीक है, याद हुआ 1944। कमेंट्स में लिख दो जल्दी से 1944 ताकि आपको और याद हो जाए। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ एलाइज वॉकर फादर। एलाइज वॉकर जो हैं, एलाइज वॉकर उनके फादर का, उनके पिता का नाम क्या है? ऑप्शन है इसमें ए W.S. वॉकर, सी विली ली वॉकर, सी है विलिया क्रूक वॉकर, डी विलियम डे ब्रो। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, विली ली वॉकर है जो इनके पिता का नाम क्या है? विली ली वॉकर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एलाइज वॉकर्स मदर वर्कड एज। जो इनकी माँ थी एलाइज वॉकर की, वो किसकी तरह काम करती थी? ठीक है, ये बताना है। ऑप्शन है इसमें ए एक मेड की तरह, एक जो काम करती हैं लेडीज़ घरों में उनकी तरह, बी नर्स की तरह, सी ब्यूटिशियन की तरह, डी डांसर की तरह। तो इसका आंसर है ए, मेड की तरह काम करती थी। जो एलाइज वॉकर की माँ थी वो किसकी तरह काम करती थी? मेड की तरह। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वेयर वाज एलाइज वॉकर बॉर्न। जो एलाइज वॉकर है उनका जन्म कहाँ हुआ था, किस जगह हुआ था, ये बताना है। ऑप्शन है इसमें ए वॉशिंगटन, बी कैलिफोर्निया, सी जॉर्जिया, डी साउथ अफ्रीका। तो इसका आंसर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इनका जन्म हुआ था जॉर्जिया में। कहाँ हुआ था? जॉर्जिया में, ईटेनटॉन के जॉर्जिया में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर ईटेनटॉन एक जगह है जॉर्जिया के अंदर, वहाँ इनका जन्म हुआ था। आंसर होगा इसका सी। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये आता है तो ये भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एलाइज वॉकर वाज द पोइटेस। ये वो हैं, मतलब फीमेल हैं इसलिए पोइटेस है यहाँ पर। कवित्री यानी पोइटेस फ्रॉम कहाँ से बिलोंग करती थी ये? ऑप्शन है इसमें ए कनाडा से, बी अमेरिका से, सी इंडिया से, डी अफ्रीका से। तो इसका आंसर आपको अच्छे से पता होगा, अमेरिकन थी ये, तो आंसर होगा इसका बी, अमेरिकन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
एलाइज वॉकर बिगेन राइटिंग व्हेन शी वाज ओनली, जो एलाइज वॉकर हैं उन्होंने कब लिखना स्टार्ट किया था, जब ये मात्र 8 वर्ष की थी तब इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 8 years old। व्हेन शी वाज 8 years, मतलब जब ये 8 वर्ष की थी तब इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वाज एलाइज वॉकर एक्सीडेंटली वॉन्डेड। वॉन्डेड मतलब होता है घायल होना। ठीक है, एक्सीडेंटली वो कब घायल हो गई थी, तो हुआ यूँ था कि इनके भाई जो थे और ये थी, ये दोनों एक गेम खेल रहे थे। ठीक है, तो बीबी गन होती है बच्चों के खेलने के लिए। ठीक है, तो उससे उसकी गोली इनकी आंख में लग गई थी, जिससे इनकी आंख बहुत ज़्यादा घायल हो गई थी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा घायल हो गई थी, मतलब ख़राब ही हो गई थी समझो। तो वो कब हुआ था इनके साथ ऐसा, ऑप्शन है इसमें 1926 में। 1926 में तो ये पैदा भी नहीं हुई थी, अभी हमने पढ़ा है 44 में, 1944 में इनका जन्म हुआ था। बी है 1947 में, सी है 1950 में, डी है 1952 में। तो ये 8 वर्ष की जब थी तब इनके साथ ये घटना हुई थी। तो 44 में +8 कर दो, 1952 आंसर आएगा। कब आएगा, 1952 में इनको जो है आँख में चोट लगने की वजह से ये घायल हो गई थी। ठीक है, वॉन्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच प्राइज एलाइज वॉकर गोट फॉर हर राइटिंग द कलर पर्पल। इनकी जो नॉवेल है द कलर पर्पल बहुत फेमस नॉवेल है, इसी के बाद ये मतलब इसको लिखने के बाद ही ये फेमस हुई थी। ये इसके लिए इनको कौन सा प्राइज़ मिला था, किस मतलब कौन सा प्राइज़ अवार्ड मिला था। ऑप्शन है इसमें ए नेशनल बुक अवार्ड, या ये नेशनल होगा। ठीक है, ये स्पेलिंग गलत हो गई, नेशनल बुक अवार्ड, बी पुलिट्ज़र प्राइज़। ठीक है, पुलिट्ज़र प्राइज़, सी बोथ ए एंड बी, मतलब ये दोनों ही मिले, डी रॉबर्ट फ्रॉस्ट अवार्ड फॉर पोइट्री। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट अवार्ड फॉर पोइट्री, तो इनको ये दोनों प्राइज़ मिले थे। ठीक है, किसके लिए, द कलर पर्पल के लिए इनको कौन से प्राइज़ मिले थे, ये दोनों, पुलिट्ज़र अवार्ड्स और द नेशनल बुक अवार्ड। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एलाइज वॉकर द कलर पर्पल वाज पब्लिश्ड इन, जो ये कब प्रकाशित हुआ था। ठीक है, जो इनका नॉवेल है द कलर पर्पल, ऑप्शन है इसमें ए 1980 में, बी 1982 में, सी 1985 में, डी 1990 में। तो 9 का आंसर है हमारा बी, 1982 में पब्लिश हुआ था। मैंने कहा भी था कल जब मैं ये टॉपिक करा रही थी कि ये याद रखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था इनका। ठीक है, तो द कलर पर्पल कब पब्लिश हुआ था, 1982 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, एलाइज वॉकर वाज एक्सीडेंटली वॉन्डेड मतलब घायल होना। ठीक है, इन द राइट आई, इनकी सीधी आँख घायल हो गई थी, बाय अ शूट फ्रॉम अ बीबी गन फायर्ड बाय हर, मतलब किसके द्वारा बीबी गन लगी थी इनके। ऑप्शन है इसमें ए इनकी माता के द्वारा, बी मतलब मदर माता के द्वारा, बी ब्रदर भाई के द्वारा, सी फादर, डी फ्रेंड। तो इसका आंसर आपको अच्छे से पता होगा, मैंने अभी बताया, भाई और ये दोनों, इनके भाई जो थे ये दोनों खेल रहे थे, तो बीबी गन मतलब भाई इनका खेल रहा था, तो बीबी गन की जो बुलेट्स होती हैं मतलब गोली होती है वो इनकी मतलब राइट आँख में लग गई थी। तो इसका आंसर क्या होगा, बी ब्रदर भाई, यानी आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एलाइज वॉकर्स फादर वाजा, जो इनके पिता हैं एलाइज वॉकर, वो क्या थे, मतलब उनका प्रोफेशन मतलब उनका काम क्या था। ऑप्शन है इसमें ए डेयरी फार्मर थे, बी डॉक्टर थे, सी एक्टर थे, डी टीचर थे। तो इनके पिता थे एक डेयरी फार्मर, आंसर होगा इसका ए। इनकी मदर थी एक मेड। ठीक है, तो ये जब मतलब इनका बचपन बहुत गरीबी में गुजरा है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा ए, डेयरी फार्मर थे इनके पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एलाइज वॉकर मैरीज अ वाइट सिविल राइट लॉयर नेम। एलाइज वॉकर के जो जीवन साथी थे जिनके साथ उनकी शादी हुई थी वो कौन थे। ऑप्शन है इसमें ए मार्टिन अल्बर्ट एलाइज, बी मेलविन रोजेनमैन लेवेंथल, सी डेनियल वाइट, डी अल्बर्ट। तो इसका आंसर होगा बी मेलविन रोजेमिन लेवेंथल, जो है इनके हस्बैंड का नाम था। ठीक है, आंसर होगा बी। जो इनकी शादी 1967 में इनके साथ हुई थी और उसके बाद 19 मतलब इसको उल्टा कर दो। ठीक है, 1976 में इनका डिवोर्स हो गया था। ठीक है, याद रहेगी डेट, 1967 में इनकी शादी हुई थी इनसे और 1976 में इनका डिवोर्स हो गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इन द पोयम, जो हमारी पोयम है उसको कहीं कहीं रिमेंबर भी लिखा हुआ है और कहीं कहीं रिमेंबर मी भी बोला जाता है, ठीक है। इन द पोयम रिमेंबर मी वॉकर डिस्क्राइब अबाउट, किसका वर्णन करती हैं, किसके बारे में बताती हैं, जो ये हमारी रिमेंबर मी पोयम है वो उसमें किसके बारे में वर्णन करती हैं जो एलाइज वॉकर हैं। तो हमने देखा था समरी में, ये एक ऑटोबायोग्राफी है, इसमें एलाइज वॉकर अपने बारे में बताती हैं क्योंकि वो एक ब्लैक वूमेन है, ठीक है। तो उनकी जो कंडीशन है उसके बारे में वो स्टार्टिंग के स्टेंजा में बताती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन है इसमें ए वुमेन, बी सोसाइटी, सी हर सेल्फ, डी कंट्री। तो इसका आंसर क्या होगा? सी हर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, रिमेंबर मी इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ, जो रिमेंबर मी है वो किसकी फॉर्म में लिखा गया है? ऑप्शन है इसमें ए ओडे, बी सन्नेट, सी बैलेट, डी फ्री वर्स। तो इसका आंसर होगा डी फ्री वर्स। फ्री वर्स यानी इसमें कोई राइमिंग स्कीम यूज नहीं हुई है, ये फ्री वर्स में लिखी हुई एक पोयम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एलाइज वॉकर्स लैंग्वेज इनकॉर्पोरेट्स द मोटिव, यानी जो एलाइज वॉकर की भाषा है उसमें क्या मोटिव होता है, उसका मकसद क्या होता है, वो जो लैंग्वेज यूज़ करती हैं। ऑप्शन है इसमें ए मिस्टिकल स्पीच, बी लिटरेरी स्पीच, सी इंग्लिश स्पीच, डी अमेरिकन स्पीच। तो जो भाषा होती है एलाइज वॉकर की पोएम्स में, नॉवेल्स में, तो वो अमेरिकन स्पीच का यूज़ करती हैं क्योंकि वो अमेरिका से बिलोंग करती हैं। तो उनके जो झलक, मतलब उनकी जो वर्क है उसमें अमेरिकन स्पीच की झलक दिखाई देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द पोएटिक इडियम्स एलाइज वॉकर यूज्ड इन डिस्टिंक्टली, मतलब जो मुहावरे यूज़ करे हैं एलाइज वॉकर ने अपने वर्क में, वो कौन, मतलब वो कहाँ से लिए गए हैं? ऑप्शन है इसमें ए अमेरिकन मतलब अमेरिकन मुहावरे हैं, बी इंग्लिश, सी हर ऑब्न उनके खुद के मुहावरे हैं, डी नन ऑफ दीज। तो 16 का हमारा आंसर होगा ए अमेरिकन, ठीक है। अमेरिकन मुहावरे दिखाई देते हैं उनके वर्क में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एलाइज वॉकर शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ, एलाइज वॉकर का प्रभाव क्या दर्शाता है? ऑप्शन है इसमें ए सोसाइटी को, बी मैरिज को, सी सेक्स को, डी नन ऑफ दीज। तो उसका आंसर होगा ए समाज, सोसाइटी को दर्शाता है, ठीक है। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, आ नोटवर्थी एस्पेक्ट यानी पहलू ऑफ एलाइज वॉकर्स पोइटिक स्टाइल इन इज द, ऑप्शन है इसमें ए, मतलब जो एलाइज वॉकर हैं उनकी जो पोइटिक स्टाइल है, ठीक है, काव्य जो शैली है, का उल्लेखनीय पहलू क्या है, मतलब उसका पहलू क्या है? ऑप्शन है इसमें ए नेचर है, बी सेक्स एंड लव, सी फॉर्म, डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा बी सेक्स एंड लव के बारे में और सोसाइटी के बारे में काफ़ी लिखती थी ये, ठीक है। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, देयर इज अ डैश एलिमेंट इन एलाइज वॉकर पोइटिक स्टाइल, जो एलाइज वॉकर है उनकी पोइटिक स्टाइल में से एक एलिमेंट, निम्न में से एक एलिमेंट कौन सा है? ऑप्शन है इसमें ए नेटिव, बी मिस्टिक, मिस्टिक मीन्स होता है रहस्य में, ठीक है, जिसमें रहस्य हो, सी प्रोज, डी नन ऑफ दीज। तो 19 का हमारा आंसर होगा बी, मिस्टिक भी एक एलिमेंट है इनकी पोइटिक स्टाइल का, ठीक है। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एलाइज वॉकर इज अ पोइटेस्ट ऑफ जॉय एंड डैश, क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन है इसमें ए सौरो, मतलब जो एलाइज वॉकर थी वो एक पोइटेस हैं, वो किस चीज़ की? एक तो हैप्पीनेस की पोइटेस है, मतलब जॉय की, ठीक है, और काय की पोइटेस है ये बताना है। ऑप्शन है इसमें ए सोरो, बी हैप्पीनेस, सी ऑप्टिमिज्म की, डी ट्रबल की। ऑप्टिमिज्म मतलब होता है आशावाद, ठीक है, होप यानी आशा। तो आंसर इसका होगा सी, ऑप्टिमिज्म की वो जो हैं पोइटेस हैं, कवित्री हैं, जॉय एंड ऑप्टिमिज्म यानी आशावादी हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, डैश इज द कोर ऑफ एलाइज वॉकर्स पोइटिक स्टाइल, मतलब कोर मीन्स होता है मूल क्या है, जो उनका पोइटिक स्टाइल है उसका मूल क्या है? ऑप्शन मतलब क्या चीज़ उसकी उनकी जो पोइटिक स्टाइल में दिखाई देती है। ऑप्शन है इसमें ए सिंपलिसिटी, बी कॉम्प्लेक्सिटी यानी जटिलता, सी ऑब्सक्योरिटी, डी नन ऑफ दिस। तो 21 का हमारा आंसर होगा ए सिंपलिसिटी, जैसे कि आपने
रिमेंबर ही पोएम पढ़ी थी, तो वो बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में लिखी थी, तो सिंपलिसिटी इनके वर्क में दिखाई देती है। ठीक है, तो आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एलाइज वॉकर्स स्टाइल इज, एलाइज वॉकर का जो स्टाइल है वो क्या है? ऑप्शन है इसमें लॉजिकल तार्किक, बी रैशनल, सी नेचुरल, डी फंक्शनल। यानी एलाइज वॉकर का जो स्टाइल है वो कैसा है? 22 का हमारा आंसर है फंक्शनल, यानी क्रिया करता हुआ। ठीक है, क्रियान्वित, फंक्शनल, वो उन बातों को जो मतलब समाज में चलती होती हैं ना, क्रिया करती होती हैं, उन बातों को मेंशन करती हैं अपने वर्क में। ठीक है, आंसर होगा इसका डी फंक्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23। एलाइज वॉकर्स पोइट्री इज द मिरर ऑफ कंटेम्प्रेरी अमेरिकन। जो एलाइज वॉकर की जो कविता है वो किस अमेरिका के किस पार्ट को दिखाती है? ट्रेडिशनल को, कल्चरल को, हिस्टोरिकल मतलब हिस्ट्री को, एंड सोसाइटी को। तो आंसर होगा इसका सी हिस्ट्री। अमेरिका की हिस्ट्री को मेंशन करती हैं वो ज़्यादातर। ठीक है, अपने पोइट्री वर्क में। आंसर होगा सी समकालीन अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24। द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ एलाइज वॉकर वाज पब्लिश्ड इन, इनका जो फर्स्ट आर्टिकल है वो कब पब्लिश हुआ था? ऑप्शन है इसमें ए 1942 में, इसका आंसर बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इनका जन्म ही 1944 में हुआ है, बी 1948, सी 1961, डी 1975। तो 24 का हमारा आंसर होगा 1975। ठीक है, याद रखिएगा आंसर डी। 1944 में इनका जन्म हुआ, 1952 में इनकी आंख में चोट लगी थी, और 1975 में क्या हुआ था? पहले ये देख लो, 1967 में इनकी शादी हुई थी और 1975 में इनकी फर्स्ट जो आर्टिकल है वो पब्लिश्ड हुआ था। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25। एलाइज वॉकर सेकेंड नॉवेल इज, एलाइज वॉकर की सेकेंड नॉवेल कौन सी है? ऑप्शन है इसमें ए मेरिडियन, बी द पर्पल कलर, सी टॉम जोन्स, डी नॉर्थएंगर एबी। तो इसका आंसर होगा जो इनका सेकंड वर्क है, सेकंड नॉवेल जो है इनकी है वो है मेरिडियन। आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26। एलाइज वॉकर सेकंड नॉवेल मेरिडियन वाज पब्लिश्ड इन, जो इनकी सेकंड नॉवेल है मेरिडियन वो कब पब्लिश्ड हुई थी, कब प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन है इसमें ए 1960, बी 1965, सी 1970, डी 1976। तो 26 का हमारा आंसर होगा डी 1976। आंसर डी। कब पब्लिश हुई थी सेकेंड नॉवेल इनकी? फर्स्ट नॉवेल 1975 में पब्लिश हुई थी और सेकेंड नेक्स्ट ईयर 1976 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27। द पर्सन हु इंस्पायर्ड एलाइज वॉकर फॉर राइटिंग वाज, जो लिखना स्टार्ट करा एलाइज वॉकर ने वो किससे इंस्पायर्ड होकर लिखना स्टार्ट करा? कौन वो व्यक्ति था जिससे इंस्पायर्ड हो गया एलाइज वॉकर ने लिखना स्टार्ट करा? ऑप्शन है इसमें ए मिस्टर हस्टन, बी जोरा नील, सी रोजनमैन, डी लेविंसा। तो इसका आंसर क्या होगा? बी जोरा नील जो हैं उनसे इंस्पायर्ड होकर इन्होंने एलाइज वॉकर ने लिखना स्टार्ट करा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28। द थर्ड लाइफ ऑफ ग्रेंच कॉपलैंड, ये इनका फर्स्ट नॉवेल है। वाज एलाइज वॉकर कौन सा नॉवेल है? ऑप्शन है इसमें ए फर्स्ट नॉवेल, बी सेकंड नॉवेल, सी कलेक्शन ऑफ पोएम्स कविताओं का संग्रह, डी कलेक्शन ऑफ एसेज, एसो का मतलब जो एसे होते हैं उनका संग्रह, तो निबंधों का संग्रह यानी। तो इसका आंसर जो था जो थर्ड लाइफ ऑफ ग्रेंच कॉपलैंड है ये इनका फर्स्ट नॉवेल है और ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये पब्लिश्ड कब हुआ था? इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे आएगा, 1970 में पब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29। एलाइज वॉकर फर्स्ट नॉवेल वाज पब्लिश्ड इन, जो एलाइज वॉकर का फर्स्ट नॉवेल है, ठीक है, द थर्ड लाइफ ऑफ ग्रेंच कॉपलैंड, वो कब पब्लिश्ड हुआ था? मैंने अभी बताया 1970 में। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30। इन द पोएम रिमेंबर मी व्हाट द पोइटेस हैज़ डिमांडेड, जो रिमेंबर मी पोएम है उसमें जो पोइटेस हैं कवित्री हैं यानी, ठीक है, एलाइज वॉकर वो किस चीज़ की डिमांड करती हैं? ऑप्शन है इसमें ए पीस एंड इटर्निटी यानी चिंता रहित, बी होप एंड जस्टिस, होप यानी आशा, जस्टिस न्याय, सी पीस एंड जस्टिस शांति और न्याय, डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आपको अच्छा से पता होगा, दो फ्लावर्स की तरह मेंशन किया है अनीता देसाई नहीं,
एलाइज वॉकर ने 2 फ्लावर की तरह पोएम में मेंशन किया है होप एंड जस्टिस को, तो आंसर क्या होगा बी, होप एंड जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम रिमेंबर मी शोज द पोइटेस। जो फर्स्ट जो स्टैंजा है रिमेंबर मी का, तो वो क्या शो करता है, क्या दिखाता है? तो ऑप्शन है इसमें ए रफ फिगर, बी ब्यूटी, सी ग्लोरी, डी ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत। तो इसका आंसर होगा ए रफ फिगर दिखाता है, जो उनके बचपन का एक रफ फिगर दिखाता है जो फर्स्ट स्टैंजा है। ठीक है, तो आंसर इसका होगा ए रफ फिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, When was एलाइज वॉकर got involved in the civil right movement? जो सिविल राइट मूवमेंट है, ब्लैक पीपल को उनके राइट्स नहीं मिलते थे पहले के टाइम में, तो उसके लिए एक मूवमेंट हुआ था, सिविल राइट मूवमेंट यानी आंदोलन हुआ था, उसमें कब इन्वॉल्व हुई थी एलाइज वॉकर? ठीक है, तो ऑप्शन है इसमें ए 1966 में, बी 1970 में, सी 1971 में, डी 1975 में। तो 32 का हमारा आंसर है ए 1966 में इन्वॉल्व हुई थी। आंसर ए, ये हमने कल भी देखा था कि कब इन्वॉल्व हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, एलाइज वॉकर्स पोएम रिमेंबर मी डज नॉट कंटेन अ। जो एलाइज वॉकर की पोएम है रिमेंबर मी, उसमें क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन इसमें है थेमेटिक पैटर्न, बी स्टाइलिस्टिक पैटर्न, सी आर रेगुलर राइथमिक पैटर्न, डी लिंग्विस्टिक पैटर्न। तो इसका आंसर होगा ए सी रेगुलर राइथमिक पैटर्न, क्योंकि जो पोएम है हमारी रिमेंबर मी वो फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, तो इसमें कोई राइम का यूज़ नहीं हुआ है। तो इसमें लिखा है कि रेगुलर राइथमिक पैटर्न इसमें यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, शामिल नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, एलाइज वॉकर वाज डीपली इन्वॉल्व। जो एलाइज वॉकर है वो किस में इन्वॉल्व थी, किस में शामिल थी? तो इसका आंसर आपको अच्छे से पता होगा, सिविल राइट मूवमेंट जो था ब्लैक पीपल के लिए, उसमें ये शामिल थी। आंसर डी, ब्लैक पीपल के राइट्स के लिए ये मूवमेंट था। ठीक है, आंसर डी, उनके अधिकारों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, रिमेंबर मी इज रिटन इन। ऑप्शन है इसमें ए फर्स्ट पर्सन, बी सेकंड पर्सन, डी थर्ड पर्सन, सी थर्ड पर्सन, डी नॉन ऑफ दीज। तो जो रिमेंबर मी है वो फर्स्ट पर्सन के फॉर्म में लिखा गया है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए, 35 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, द गर्ल इन द पोएम रिमेंबर मी इज द पर्सोनिफाइड ऑफ मैनी। जो गर्ल दिखाई गई है रिमेंबर मी में, वो किसको मेंशन करती है, किस चीज़ को दिखाती है? तो वो कई ब्लैक वुमेन्स को, जो उनकी लाइफ है, उनकी कंडीशन है, उसको शो करती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए, ब्लैक वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, एलाइज वॉकर वॉन पुलिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन इन। जो एलाइज वॉकर हैं उन्होंने पुलिट्जर प्राइज जीता फिक्शन के लिए, वो कब जीता? ऑप्शन इसमें ए 1982, बी 1983, सी 1984, डी 1985। तो इसका आंसर होगा ए 1982। ठीक है, कुछ बुक्स में 1983 भी है, और जो इन्होंने जिस फिक्शन के लिए जीता है पुलिट्जर प्राइज, उसका नेम है द कलर पर्पल। ठीक है, क्या नेम है? द कलर पर्पल, और वो 1982 में ही पब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, पुलिट्जर प्राइज कब जीता था इन्होंने फिक्शन के लिए? 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, एलाइज वॉकर गॉट इंग्राम मेरिल फाउंडेशन फॉलोशिप इन। इनको इंग्राम मेरिल जो फाउंडेशन फॉलोशिप है वो कब मिली थी? तो ऑप्शन है इसमें ए 1967 में, बी 1968 में, डी 1970 में, डी 1972 में। तो इसका आंसर होगा हमारा 1967 में इनको मिली थी। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, एलाइज वॉकर रिसीव्ड ओ हेनरी अवार्ड। जो एलाइज वॉकर हैं उनको ओ हेनरी अवार्ड किस मतलब किंडरेड स्पिरिट्स के लिए इन्हें मिला था, ये कब मिला था? ऑप्शन है इसमें ए 1890 में, बी 1985 में, सी 1987 में, डी 1992 में। तो इसका आंसर है हमारा ओ हेनरी अवार्ड इनको मिला था 1985 में। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, इन विच ईयर एलाइज मैरिड मेल्विन रोजनमैन लेवेंथन। जो ये इनके हस्बैंड का नाम है, इनसे शादी इनकी कब हुई थी? तो इसका आंसर आपको अच्छे से पता होगा, वैसे तो इसमें डेट्स भी दी हैं। ठीक है, और जो ईयर हैं वो भी सेम दिए हैं तीनों ऑप्शन में।
तो आपको डेट भी याद रखना पड़ेगी। इनका हुआ था, जो इनकी शादी हुई थी वो हुई थी 17 मार्च 1967 में, ठीक है। 17 मार्च 1967 में इनकी शादी हुई थी, किससे? मेलविन रोजमैन लेवेंथन से। और 1976 में इनका डिवोर्स हुआ था। बस जस्ट इसको पलट दो, 1967 आ जाएगा, 1976 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट वाज द नेम ऑफ एलाइज वॉकर डॉटर? जो एलाइज वॉकर की डॉटर हैं उनका क्या नेम था? ऑप्शन है इसमें ए एलाइज विंटरटन, बी एन एलाइज, सी रेबेक्का, डी नन ऑफ दीस। तो 41 का हमारा आंसर है सी, रेबेक्का नाम था इनका, ठीक है, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, इन विच ईयर एलाइज वॉकर हर हस्बैंड डिवोर्स? ठीक है, ये डिवोर्स वाला इनकी तलाक कब हुई थी, ठीक है, एलाइज वॉकर की। तो इसका आंसर आपको अच्छे से पता होगा, 1976 में हुई थी, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, रिमेंबर मी पोएम मेक्स अ रेफरेंस टू एलाइज वॉकर ऑब्न। जो रिमेंबर मी पोएम है उसमें जो एलाइज वॉकर हैं वो किस चीज़ के बारे में बताती हैं, किस चीज़ के बारे में संदर्भ देती हैं, ठीक है, रेफरेंस देती हैं। ऑप्शन इसमें, तो इसका आंसर होगा ए चाइल्डहुड। जो स्टार्टिंग का स्टेंजा है इस पोएम का, तो उसमें वो बताती हैं कि उनकी एक आँख मतलब घायल है और उनका कलर जो है ब्लैक है और उनके पैर भी बहुत ज़्यादा, मतलब शू उनके थे नहीं, यानी पैर उनके बहुत ज़्यादा पतले हैं, कमज़ोर हैं, इस टाइप से वो बताती हैं, ठीक है। आज अपने चाइल्डहुड का बताती हैं स्टार्टिंग के स्टेंजा में। तो आंसर इसका होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट डज एलाइज वॉकर होप एंड विश? एलाइज वॉकर के अनुसार होप एंड विश वो मतलब किस चीज़ का आशा कर रही थी और विश कर रही थी? ऑप्शन है इसमें ए हर फ्यूचर विल बी फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जो होता है उससे उनका फ्यूचर जो आने वाला कल है वो फ्री हो जाएगा। बी शी इज़ कॉन्फिडेंट इन हर फ्यूचर, वो अपने फ्यूचर के लिए कॉन्फिडेंट थी। सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस, तो वो सोच रही थी कि जो आने वाला मेरा फ्यूचर है वो उस जो ब्लैक गर्ल के बीच और वाइट पर्सन के बीच जो भेदभाव होता है उससे फ्री हो जाएगा, वो ये सोचती थी और कॉन्फिडेंट भी थी अपने फ्यूचर के लिए। तो आंसर ये होगा सी, बोथ ए एंड बी, आंसर ए भी होगा और बी भी होगा, ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, इन द पोएम रिमेंबर मी एलाइज इज़ ट्राइंग टू फाइंड अ वे टू। जो एलाइज वॉकर हैं रिमेंबर मी में किस चीज़ का रास्ता ढूंढती हैं वो? ऑप्शन है इसमें ए स्लेवरी का, बी फ्रीडम का, सी लिबर्टी का, डी इम्प्रिजनमेंट का। तो इसका आंसर होगा बी फ्रीडम का, ठीक है, वो आज़ादी का रास्ता ढूंढती हैं इस पोएम में, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, द लाइन आई एम द वुमेन डार्क रिपेयर्ड हील्ड, यानी हील्ड मतलब रिपेयर हुई हुई, लिसनिंग टू यू, और तुम्हें ठीक से सुन सकती हूँ, एक्योर्स इन द पोएम। ये जो लाइंस हैं अगर आपने पोएम पढ़ी होगी, मतलब जो पोएम वाली वीडियो है वो देखी होगी, तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये लाइंस किस पोएम से ली गई हैं। ये लाइंस ली गई हैं हमारी रिमेंबर पोएम से, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। अगर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन आने की चांसेस होती है, जो ये वाले एग्ज़ाम होते हैं ग्रेजुएशन के, तो आप प्लीज़ पोएम को लाइन बाय लाइन 2-3 बार पढ़ लें, सिंपली रीड कर लें, ठीक है, और समझ लें उसका मीनिंग क्या है। वो तो आपने वीडियो से, मेरी वाली वीडियो से ही लाइन बाय लाइन समझ ही लिया होगा, पर एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले, 2-3 दिन पहले सारी पोएम्स को 2 बार पढ़ लें, ठीक है, जिससे आपको याद रहे कि ये लाइन उस पोएम की थी, ये लाइन उस पोएम की थी, ठीक है। तो आंसर होगा इसका सी, रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, जस्टिस एंड होप। जो जस्टिस है और होप है वो किसने कहा है? लेट एस बिगिन भी है, सेज, ये बात, ये दोनों लाइंस किसकी पोएम में है, किसने कहा है? तो ये कहा है एलाइज वॉकर ने अपनी पोएम रिमेंबर में, आंसर सी। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में, जो है हमारा ए.डी. होप का ऑस्ट्रेलिया पोएम है ये भी, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। साथ साथ आपको ये भी बता देती हूँ कि मैंने प्लेलिस्ट बना दी हैं इन MCQ क्वेश्चन की अलग, समरी क्वेश्चन मतलब समरी वाले जो मतलब जो भी टॉपिक के बारे में होता है उसकी अलग, ठीक है, दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें आपको चैप्टर वाइज सारी वीडियो मिल जाएंगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में भी आपको ईजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं सारे चैप्टर जितने भी BA 6 सेमेस्टर के चैप्टर हैं। और साथ साथ
आपको इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ठीक है। तो आंसर की के साथ साथ फ्री पीडीएफ आपको मिलेगी। @ लगाकर आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर लर्न विद यू पिगल, या फिर इसका लिंक आपको सीधे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर तो कर ही देना, ठीक है। और जो भी कोई प्रॉब्लम रही हो तो कमेंट्स में ज़रूर बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।